नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। जो घटना हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में हुई है, उस घटना से आप सभी वाकिफ़ हैं और पूरा देश हमारा मर्माहत है कि जो हमारे निर्दोष नागरिक भारत के मारे गए हैं, जिनका कोई दोष नहीं था, निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों द्वारा जो निशाना बनाया गया है। तो आज हम उसी विषय पर बहुत गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे बीच में अमित जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि भारत हमारा पाकिस्तान से कैसे लड़ेगा, उसके प्रति लड़ने की क्या रणनीति होगी, किस किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं और क्या इस लड़ाई में हमारा संपूर्ण राष्ट्र देश भारत सरकार के प्रति है। तो इन्हीं बहुत सारे सवालों के और जवाबों के प्रति अमित जी को हमने यहाँ पर उपस्थित किया है। तो जानेंगे अमित जी से कुछ विशेष। तो अमित जी, हमारा आपसे पहला ही सवाल है कि पहलगाम में जो हुए आतंकवादी घटना को आप मतलब किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो जो आपने घटना का विवरण दिया, 22 अप्रैल 2025 को जो घटना घटी, वहाँ मारे गए चाहे उन परिवारों के जो लोग मारे गए, उनके प्रति हमारी सबसे पहले श्रद्धांजलि है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यह हरकत जिन्होंने किया है, जिन्होंने कराया है, वो मानवता के विरोधी लोग हैं। कायरतापूर्ण ये हरकत है और कहीं से इसको धर्म के नाम पर जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी भी धर्म के लोगों का धर्म पूछ करके आप उसकी हत्या करें। आतंकवाद के नाम पर असल में ये अपनी अपनी कमजोरी और कायरता दिखा रहे हैं। आतंकवाद की लड़ाई अगर आपकी सरकार से है तो आप सरकार के खिलाफ लड़िए। निर्दोष लोगों को आपको मारने की जरूरत क्या पड़ रही है? और ये हरकत अपने आप में अमानवीय है। जितने भी शब्दों में इसका क्रिटिसिज्म किया जाए, आलोचना किया जाए, वो कम है। और जिस तरह से भारत को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से भारत हमेशा आतंकवाद से जूझता रहा है। हम ऐसे लोगों से घिरे हैं, ऐसे देशों से घिरे हैं जो आतंकवाद को अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का साधन मानते हैं। पाकिस्तान के रोल को हम इनकार नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि ये हमारे संप्रभुता पर हमला है। ये हमारे देश पर हमला का मतलब यहाँ के लोगों के ऊपर हमला है, यहाँ के संविधान पर हमला है, यहाँ की नागरिकता पर हमला है। हर नागरिक का अधिकार है कि हम अपने देश में कहीं भी जा सकें। हम जम्मू कश्मीर में भी जाएंगे, घूमेंगे। लेकिन तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे ऊपर अटैक करो, हमारे नागरिकों के ऊपर अटैक करो, तो ये मानते हैं कि ये भारत के दिल पर हमला है, भारत के लोगों पर हमला है। और सरकार हमारी रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई है, उससे हमारा यही आग्रह होगा कि आतंकवाद के जड़ जहां जहां हैं, जो भारत पर नजर इस तरह का लगाता है कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, भारत के लोगों को हम नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे देशभक्ति और हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको माकूल जवाब दिया जाए। चाहे वो सैन्य जवाब हो, चाहे असैन्य जवाब हो, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से हो, उनकी सारी नाकेबंदी की जाए, उनकी फंडिंग से लेकर उनके पूरे रूट को खत्म किया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि ये हमला केवल कुछ लोगों पर हमला नहीं है, ये देश पर हमला है। और देश पर हमला अगर हो रहा है तो सरकार को जितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए वो ले। उसके साथ पूरा देश खड़ा है, हम सब खड़े हैं। और जो जवाब दिया जाएगा उस जवाब के साथ हम लोग खड़े हैं। हम इस रूप में इस घटना को देखते हैं। कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को किसी भी रूप में जड़ से एकदम खत्म कर देना चाहिए, प्रकारेण कैसे भी करके ना। ताकि हमेशा के लिए इनकी जो नस्लें हैं वो खत्म हो जाए। बिल्कुल आगे आने वाले हमारी पीढ़ी इस तरह से जैसे बर्बरतापूर्ण निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई हैं, ये दोबारा घटना अंजाम ना देने पाए। तो आप बहुत ठीक कर रहे हैं और इसी तरह से होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी सरकार अगर इतना कठिन निर्णय नहीं लेगी उनके खिलाफ, तो ये घटनाएं शायद है कि आगे अंजाम देती रहेंगी। अगला सवाल हमारा अमित जी आपसे ये है कि ये जो घटना हुई है, इसमें पाकिस्तान के रोल को क्या इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आज बहुत सारे ऐसे देश हैं, और खास करके पाकिस्तान का नाम लेने में हमें कोई गुरेज ही नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा राज्य है या राष्ट्र है इस पूरे विश्व में जो पूरी तरह से असफल राष्ट्र है। ठीक है, कुछ दिन पहले वहां का जो सैन्य प्रमुख था, उसने एक भाषण में कहा था
कि कश्मीर जो है हमारे लिए जुगुलर वेन की तरह है। वो कहने का मतलब क्या, और उसी के बाद अब देखिए घटना होती है, कहीं ना कहीं संबंध है। वहां की आर्मी, वहां की जो आईएसआई है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो आतंकवादियों को, आतंकवाद को अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का साधन मानती है। 1965 से अब उठा के इतिहास देख लीजिए कि भारत के ऊपर, कश्मीर के ऊपर जो अटैक किया गया, जस्ट आजादी के कुछ सालों के बाद ही जो किया गया, 1965 में जो कराया गया, वो वहां के आतंकवादियों, कबायलियों का सहारा लेकर के, मतलब ये है कि जो काम वहां की सरकार नहीं कर पाती है भारत के खिलाफ, वो उसका उसका वो यूज करती है दूसरे लोगों को, खास करके वैसे लोग जो जिहाद के नाम पर संगठन बनाए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके भारत को वो लोग डीस्टेबलाइज, मतलब इसको अशांत करना चाहती है, उसको मतलब परेशान करना चाहती है कि तुम इतना प्रोग्रेस। भारत और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं है, निश्चित तौर पर दोनों परमाणु हथियार रखते हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, बहुत सारे पैरामीटर पर देखिए हमारा इकोनॉमी कहाँ है। अब देखिए हम विदेश नीति में, चाहे मतलब जो वैश्विक राजनीति, वहां पे हम कहां खड़े हैं, हमको कैसे लोग लेते हैं और पाकिस्तान को कैसे लेते हैं। ये दुर्भावना जो पाकिस्तान के अंदर भरा हुआ है, ये आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, उन लोग फंडिंग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं भारत के नीतियों को, भारत के लोगों को परेशान करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार ने जो अभी एक्शन लिया है इंडस ट्रीटी को सस्पेंड करने का, क्यों लिया है? हमारे पास एक घटना नहीं है। 26/11 की जो मुंबई में घटना हुई थी, वो कहां से लोग आए थे? अभी मुनव्वर राना का एक्सट्रेडिशन हुआ, वो किसके सपोर्ट से आए हुए हैं? तो पाकिस्तान को लगता है कि इन छद्म गतिविधियों से, नपुंसकता भरे गतिविधियों से, कायरतापूर्ण हरकत से हम भारत के लोगों की एकता को तोड़ देंगे। वो प्रयास करते हैं कि यहां पर जो रिलीजन पर आधारित जो आइडेंटिटी है, मतलब हिंदू मुसलमान का, हम दंगा करा देंगे। अरे भारत का लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों को कि अगर भारत के लोग चाहे तो पाकिस्तान को एक दिन में बर्बाद कर दें। और सबसे बड़ा परिचायक हमारा यह है इस राष्ट्र का कि इन सारे विपरीत परिस्थितियों में यहाँ के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक साथ खड़े होते हैं आतंकवाद के खिलाफ। कोई भी यहाँ का मुस्लिम ये नहीं कहता है कि पाकिस्तान ने यह हरकत किया है तो पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और यही बात उनको नहीं पचती कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ कैसे खड़े हैं। वो टू नेशन थ्योरी की बात करता है वहां का सैन्य प्रमुख, कि टू नेशन थ्योरी जस्टिफाइड कर रहा था, और देखिए उसी के बाद ये आतंकवादी घटना होती है। कैसे इनकार करिएगा कि वहां का सैन्य प्रमुख या वहां की आर्मी, आईएसआई शामिल नहीं है? निश्चित तौर पर शामिल है। हमें सरकार से ये आग्रह है कि इस लिंक का, जो पाकिस्तान द्वारा इस तरह का प्रायोजित घटना जो कराई जा रही है, उसका साक्ष्य खोजे। साक्ष्य खोजने के बाद एक मुकम्मल कार्रवाई करे। पाकिस्तान के लोग अगर शामिल हैं, पाकिस्तान की आर्मी शामिल है, आईएसआई शामिल है, और उस साक्ष्य के आधार पर एक मुकम्मल कार्रवाई की जाए। जैसा कि हमने पहले स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें चून चून करके मारा जाना चाहिए, उन्हें चून चून करके सजा दिलाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ वहां उनकी जितनी फंडिंग आ रही है, जहां से आ रही है, जहां से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, जहां पे वो रह रहे हैं, उनको पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे देश में अगर कोई अशांति फैलाने की हिम्मत करे तो उसको ये समझ में आए कि भारत में घुसने का नतीजा क्या हो सकता है। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा, ये कायरतापूर्ण, नपुंसकता भरा कार्य है। अगर तुमको हिम्मत है तो भारत के आर्मी के साथ लड़ाई करके देखो। हर बार हमने हराया है तुमको, हर बार तुमको मात दिया है हमने। लेकिन जब तुम सामने से नहीं जीत सकते हो तो तुम दूसरे का सहारा लेते हो, धर्म का सहारा लेते हो, जिहाद का सहारा लेते हो, और उन पे अटैक करते हो जो इन सब चीजों में शामिल नहीं है। हमने तो कभी, हमारे सरकार ने, हमारे यहाँ के लोगों ने कभी भी पाकिस्तान के लोगों का बुरा नहीं सोचा, और तुम उनको टारगेट करते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का रोल बिल्कुल हो सकता है इसमें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सरकार को ये चाहिए कि वो साक्ष्य जुटाए और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बताए कि पाकिस्तान इसमें शामिल है।
और अगर शामिल है तो उसको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जाए। और ये फंडिंग जो टेरर फंडिंग है, उसका टेरर का इस्तेमाल है, पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी गठबंधन है और संगठन है, उनको पूरी तरह से बैन करने का काम किया जाए, तभी हम आतंकवाद पर रोक लगा सकते हैं। अभी आपने कहा कि हम पूरे भारतवासी सरकार के साथ हैं। आप ये किस दावे के साथ कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वैचारिकता मतभेद के लोग हैं जो हमारी वर्तमान सरकार के साथ नहीं है। उनकी खोज करके उनकी कमियों को निकाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं हमारे आदरणीय मोदी साहब के खिलाफ कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो क्या इस समय हमको राजनीतिक पार्टियों में बंटना चाहिए या फिर सभी लोगों को सरकार के साथ मिल करके इस लड़ाई को अंतिम अंजाम देना चाहिए? डॉक्टर रिंकी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब बड़ा ही हम सिंपल एग्जाम्पल से देंगे। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो आज़ादी की लड़ाई के समय हमारे कॉमन इनेमी था ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। और उस समय भी वैचारिक स्तर पे हम लोग बहुत ही बिखरे दिखते थे। दिखने का मतलब ये कि बहुत सारी विचारधाराएं एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे जनसंघ अलग था, आरएसएस अलग था, कम्युनिस्ट पार्टीज अलग अलग थी, कांग्रेस एक अलग पार्टी थी। और उसके साथ साथ जो रेडिकल लोग जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, आजाद थे। कहने का मतलब हमारा क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये कंट्री बहुत बड़ा है, यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है। लेकिन ओपिनियन के बावजूद भी आपको ये समझना होगा कि सबसे सर्वोपरि हित क्या होता है, और वो होता है राष्ट्रहित। इन सारे विभिन्नताओं के बावजूद आजादी के आंदोलन में एक बात पर सभी लोग सहमत थे कि भारत को आजादी मिलना चाहिए। किनसे? अंग्रेजों से। और सबने मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी। मतलब सब लोग डिफरेंट थे, सब लोग का अपना ओपिनियन था, सबकी विचारधाराएं थी, लेकिन एक बात पर सहमति थी कि राष्ट्र सबसे ऊपर है। और यही नतीजा है, इसी आधार पर हम लड़े तो अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली। यहां भी परिस्थिति आप देखेंगी तो आतंकवाद या वैसी घटनाएं जो हमारे राष्ट्र के ऊपर अटैक है, राष्ट्र के हित पर अटैक है, अगर ऐसी बात आती है तो आपको व्यक्ति को टारगेट नहीं करना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि राष्ट्रीय हित क्या है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे पार्टियों ने, इन छुटभइये नेताओं की आप बात मत करिए, सारे पार्टियों ने बिना किसी इफ बट के कहा है कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम उसके साथ हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीति अगर कर रहा है तो वो राष्ट्र नहीं रहेगा तो किस बात की राजनीति भाई? राष्ट्र हित, राष्ट्र है तभी तो आप हैं। ये बड़ा सोचने की, मतलब आपको कहेंगे कि संकट है कि आप ये नहीं समझ पाते कि हमारा एग्जिस्टेंस इस वजह से नहीं है कि हमारी विचारधारा क्या है। हमारा एग्जिस्टेंस इस वजह से है सबसे ऊपर कि हम इस राष्ट्र में रहते हैं। अगर भारत नहीं है तो आपकी विचारधारा का क्या मतलब? अब भारत नहीं है तो आपकी राजनीति का क्या मतलब? इसलिए सबके लिए राष्ट्र हित ऊपर है। और राष्ट्र हित में एक चुनी हुई सरकार अगर आपका काम कर रही है तो किससे आप कहेंगे कि भाई तुम कार्रवाई करो? तो उसका जो है वो निकालने के बजाय आपको ये बात कहना चाहिए कि जो भी हमला हुआ वो कायरतापूर्ण हमला है, नपुंसकतापूर्ण हमला है। और इसमें सरकार जो भी निर्णय लो उसको ये कहिए कि तुम स्ट्रांग निर्णय लो इनके खिलाफ, ये नहीं कि आप खोट निकालें। अभी पक्ष विपक्ष की राजनीति का समय ये नहीं होता जब राष्ट्र पर हमला होता है। राष्ट्र पर हमले के समय आपको पक्ष विपक्ष का जो की धारणा होती है वो एक साथ जुड़ जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि सबसे पहले हमारे राष्ट्र की सुरक्षा है। आपका राष्ट्र है तभी आपकी विचारधारा है, तभी आपकी पॉलिटिक्स। ऐसे फ्रिंज लोगों को कंसिडर करने की जरूरत डॉक्टर रिंकी हमको नहीं लगता, क्योंकि वो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं समझ सकते, वो राष्ट्र के बारे में ही नहीं सोच सकते कि राष्ट्र होता क्या है। राष्ट्र है तब तुम हो, और तुम्हारे लिए विचारधारा क्या होती है? राजनीति क्या होती है? राजनीति राष्ट्र को मजबूत करने के लिए होती है, विचारधारा राष्ट्र को मजबूत करने के लिए होती है। अगर तुम्हारे विचारधारा से आपस में भेद पैदा हो रहा है, यूनिटी के बजाय जो है, एकता के बजाय जो है विखंडन पैदा होता है, तो लानत है उस विचारधारा पर। कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं कि वैचारिक मतभेद कैसा भी हो, है ना, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, राष्ट्र का भेद नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर संकट की घड़ी है तो उस समय हम लोगों को इस संकट की घड़ी में सबको एकजुट होकर के उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है।
जब हम बचेंगे तभी तो हम लड़ेंगे, और अगर हम एक बात बचेंगे ही डॉक्टर नहीं रिंकी, मैं बस तो हम लड़ेंगे कैसे? एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ बस। आतंकवादियों ने जब मारा वहां लोगों को, तो वहां पे विचारधारा देखा था क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पे तो वामपंथी भी हो सकता था, राइट वाले भी, रूढ़िवादी भी हो सकते थे, सेंटर भी हो सकते थे, किसी भी विचारधारा का हो सकता था वो ना। उन्होंने विचारधारा तो नहीं पूछा, उनके दिमाग में धर्म का जो जहर है वो भरा हुआ था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम पूछा, और हिंदू में भी, हिंदू में क्या सारे विचारधारा वाले लोग भाजपाई हैं? नहीं है ना, उसमें कांग्रेसी भी हो सकते हैं, लेफ्टिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर रिलीजियस ग्रुप के रूप में वो हिंदू हैं। उन्होंने पूछा क्या कि तुम किस विचारधारा के हो? और यहां पे अगर ऐसे कोई कह रहा है तो उसे राष्ट्र के बारे में नहीं पता, राष्ट्र हित के बारे में नहीं पता, देश क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, ये उसको नहीं पता। फिर भी लोग यहाँ कह रहे हैं कि सब लोग धर्म धर्म की बात करते हैं। एक मुस्लिम लड़ते लड़ते मारा गया, तो वो भी तो मुस्लिम था, तो फिर उसको क्यों मारा गया? एक सबसे बड़ा सवाल तो निकल के ये भी आता है, उसको क्यों मारा गया? अगर यहाँ धर्म धर्म की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहते हुए लिख भी रहे हैं इतना सोशल साइट पे कि सब लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो एक मुस्लिम भी तो लड़ते लड़ते मारा गया, तो फिर उसको क्यों मारा गया? बात यहाँ धर्म के राजनीति का है ही नहीं। जो भी ये कर रहा है धर्म के आधार पर ये बातचीत, एक बात मैं आपको क्लियर कर लूं, आतंकवादी धर्म का केवल सहारा लेता है, उसको धर्म में लोगों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। हम साफ साफ आपको बता रहे हैं कि आतंकवादी संगठन जितने हैं वो कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। असल में धर्म के अंदर वो छुपने की कोशिश होती है। उसे धर्म, कोई भी धर्म किसी भी मानव को मारने की बात नहीं करता है। एक बात आप समझिए, अशांति फैलाने की बात नहीं करता है। धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से, अध्यात्म से आपको कोई लेना देना नहीं है, केवल धर्म का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी जिनको धर्म के आधार पर राजनीति करनी है, इन सारे घटनाओं को वो धार्मिक नजरिए से देखेंगे ताकि राजनीतिक रोटी सेक सके। ठीक है, वहां पर भारत देश को देश मानने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जिनको वोट की राजनीति करनी है, जिनको अपना राजनीतिक हित साधना है, वो उसको धर्म के नजरिए से देखेंगे। हमें नहीं लगता कि ये धर्म के नजरिए से देखने और समझने की जरूरत है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस बात को समझने की लोगों को जरूरत है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। आतंकवाद आपके राष्ट्र और शांति के लिए खतरा है। इस बात के इस हिसाब से आपको देखने की जरूरत है इसको। लेकिन कुछ लोगों का चश्मा ही उल्टा होता है हमेशा, वो हर चीज में धर्म, जाति और क्षेत्र देखना शुरू कर देते हैं। कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं कि जहां पर उनका स्वार्थ सधेगा वहां पर वो करने के लिए तैयार है, ना जाति ना धर्म, कुछ भी नहीं देखेंगे, और हो भी रहा है ऐसा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, वहां पे एक मुसलमान जो व्यक्ति है, सैनिक है, जो भी है, उसने लोगों को बचाने में अपनी जिंदगी त्याग दी। क्या वो मुसलमान था? तो मुसलमान जो आतंकवादी थे धार्मिक रूप से, उन्होंने छोड़ दिया तो नहीं? उन्हें नहीं छोड़ा ना। उनके लिए इस बात से कोई मतलब नहीं था। ये नपुंसकता और डर का वो है कि वो अगर कह रहा है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम कलमा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, जाकर के मोदी को बताना, इसका मतलब वो डर है। एक बात और लोगों को समझने की जरूरत है, आतंकवादियों का यही स्ट्रेटजी होता है। वो राष्ट्र से लड़ नहीं सकते, सरकार से लड़ नहीं सकते, तो लोगों में एक भय इस तरह से फैलाते हैं ताकि वो लोग सरकार पर सवाल उठाएं। वो आपस में जो है फूट डालने की कोशिश करते हैं। भारतीय ऐसे नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमें इस बात की खुशी होती है कि जिनको यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो इस्लाम के हैं, मुसलमान हैं, इस वजह से वो देशभक्त नहीं है, उन्होंने आकर के सामने कहा है ऑन द रिकॉर्ड कि इन सारे आतंकवादियों को पनिश करो। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हम उसके साथ पूरे देश का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। हमारा अंदरूनी क्या डिफरेंस है हम मिलकर के तय करेंगे, लेकिन दूसरे की औकात क्या कि जो बाहर से आकर के हमें सरकार के खिलाफ भड़काए, हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काए। यही हमारी एकता का प्रतीक है। भारत एक था, एक है, एक रहेगा। निश्चित रूप से एक था और एक है और हमेशा एक रहेगा। अगला सवाल हमारा आपसे अमित जी ये है कि आपके हिसाब से भारत सरकार को आतंकवाद की घटनाओं से कैसे लड़ा जाना चाहिए?
किस तरह से हमारी भारत सरकार आतंकवाद से लड़ेगी, उसके क्या मतलब हथकंडे हो सकते हैं, क्या रणनीति हो सकती है, आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, सबसे पहले तो एक वैश्विक सहयोग डेवलप करने की ज़रूरत है, और जो भी आतंकवाद से प्रभावित लोग हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जितने भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी हैं या वैसे लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको आतंकवाद ने प्रभावित किया है, कोई भी वंचित नहीं है। अमेरिका जैसा पावरफुल देश आतंकवाद से लड़ रहा है, चाइना जैसा देश लड़ रहा है, इंडिया जैसा देश लड़ रहा है। मतलब इनका एक ही काम है कि धार्मिक आधार पे हम वो फैलाते रहें, इनका अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। आज भी वो राष्ट्र को उसी नजरिए से देखते हैं, खास करके डेमोक्रेसी जो है इनके लिए बहुत। तो एक वैश्विक सहयोग भारत को करना चाहिए कि जितने भी लोग आतंकवाद से त्रसित हैं उनका एक गठबंधन बने और इनके खिलाफ लड़ाई हो, बड़े स्तर पे लड़ाई हो। मतलब करो और मरो की लड़ाई अब करने की जरूरत है, लेकिन उसमें बहुत लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है, इस वजह से वो चीज नहीं हो पा रहा। तो इसका एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा प्रयास फिनेंशियल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर होना चाहिए। इनको जहां से भी फंडिंग मिल रहा है उस फंडिंग को इमीडिएटली बंद करने की जरूरत है, सोर्स को बंद करने की जरूरत है। तीसरी जो जरूरत है, जो इंटेलिजेंस है, खुफिया इंफॉर्मेशन, उसको बढ़िया से एनालाइज करने की जरूरत है कि खुफिया अगर खबर आपको मिलता है, इंटेलिजेंस मिलता है कि यहाँ पे ऐसी वो हैं, तो उसको कितना बढ़िया से। और इसमें माना गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने माना है, जो मीटिंग हुई है, कि इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। तो इंटेलिजेंस का फेलियर ना हो, इसके लिए आपको कार्य करना होगा। चौथी बात, जो आर्म फोर्सेज में और पुलिस में जो वैकेंसीज है उसको इमीडिएटली भरने की जरूरत है। यह भी पता चला है कि इतने टूरिस्ट वहां आते हैं लेकिन वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी फोर्स नहीं। और पांचवी बात कि लोगों को भी अपने स्तर पर अवेयर रहने की जरूरत है कि उनके आसपास की क्या घटनाएं हो रही हैं। और खास करके वहां पर जो टूरिज्म से जो फायदा उठा रहे हैं, जो जिनका इकोनॉमी इस पर निर्भर है, उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि सुरक्षा जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी कैसे हो। अगर उनको पता चलता है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इमीडिएटली वो सरकार को इन्फॉर्म करें कि ऐसी हमको खबर। और इसमें नागरिकों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक एक सोर्स बन सकता है आतंकवाद से लड़ने का। तो अवेयरनेस के साथ साथ ये सोर्स बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगता है कि ये सारे कुछ मेजर्स हैं जो सरकार को एडॉप्ट करना चाहिए। नागरिकों को अवेयर होकर सरकार का सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हो, वो अवेयर रहें, भीड़ भाड़ इलाकों में अपना सतर्कता बरतें कि कैसे हमको रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये कुछ मेजर्स हो सकते हैं जो हम सजेस्ट कर सकते हैं भारत सरकार को। और लास्ट ये कहेंगे कि ऐसे राष्ट्र जो इसमें शामिल हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक वे में उनको साइड लाइन किया जाए, उनसे इंगेज ना हुआ जाए ज्यादा। उनको मतलब आप किनारे करेंगे तभी वो जाकर के इन सब चीजों को रोकेंगे, नहीं तो अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो इस खेल को खेलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ ये कहना चाहूंगा। कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, किसी की वैचारिक मतभेद क्या हो, सभी भारतीय नागरिकों को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। ये वक्त सरकार की बुराई करने का नहीं है, उनकी कमियां निकालने का नहीं है, उनकी आलोचना करने का टाइम नहीं है। ये टाइम है सभी भारतीय को सरकार के साथ मिल करके इस बर्बरतापूर्ण निंदनीय कार्य के प्रति लड़ने का है। तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त देंगे। और बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही अमित जी से। अमित जी ने पूरा प्रयास किया है हमारी इस घटना को आप लोगों के सामने बताने का, अपनी बात रखने का। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सभी एकतापूर्ण रहें, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लें, प्रण लें और सरकार को सहयोग करें। धन्यवाद।